अब जो करने वाले हैं दोनों में से एक तुम लिख लो पक्का, तुम्हारे को तुम्हारे यूटीज में, इंटरनल्स में या लाइक जो हाफ ईयरलीज में देखने को मिलने ही वाली है। अब मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बताता हूँ वरना 1 मिनट में मैं समझा देता हूँ। नरेशन के बारे में अगर आपके माइंड में डाउट आ रहा है तो नरेशन में आपने स्टार्ट करना है बीइंग वर्ड से। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हो, सिर्फ लिख कर आनी है नरेशन, मार्क्स नहीं कट। अब यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं यार, एक मैं तुम्हें बता देता हूँ, पहले क्लियर कर देता हूँ। एक होता है तुम्हारा ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, और दूसरा होता है तुम्हारा कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ों में भाई आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है वो ओरली कैलकुलेट करते हैं। आपकी जर्नल में डिस्काउंट अकाउंट जो होता है ना, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट या डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट, वो ट्रेड डिस्काउंट नहीं होता, वो होता है कैश डिस्काउंट। ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है तुमके? तो यार आज जो है अपना जर्नल का ना दूसरा वीडियो है। इससे पिछला वीडियो कॉन्सेप्ट का मैंने ऑलरेडी बना दिया, जिसमें हमने क्या समझा था कि जर्नल को कैसे हम तोड़ते हैं। पहले 2 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है, और जैसे ही आप 2 पार्ट्स में तोड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एक को डेबिट करते हैं और दूसरे को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और कैसे रूल्स लगाने, कौन से तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैंने इससे पिछले वीडियो में बताई थी, ठीक है। अब मैं जिस वे से कर रहा हूँ, देखो यार मैं तो उसी वे से ही कराऊंगा, बट हर ट्रांजेक्शन में मैं तुम्हारे को आज की क्लास में समझाऊंगा कि कैसे जर्नल एंट्रीज करते हैं। तो अब बात करेंगे आज के वीडियो की। तो भाई आज हम लोग करने वाले हैं टॉप 20, ऑलमोस्ट 20, ऑलमोस्ट क्या एग्जैक्ट 20 जर्नल एंट्रीज में लेकर आया हूँ। तो पहले तो यार अगर तुम्हें आती हैं तो तुम उनको प्रैक्टिस करो वीडियो पॉज करके, और उसके बाद ऑब्वियसली मैं समझा ही रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़ ये, लास्ट में एक बोनस क्वेश्चन है, तो बोनस क्वेश्चन सबने ज़रूर करना है। इंटरनल्स में, हाफ ईयरलीज में फेवरेट क्वेश्चन रहता है तुम्हारे स्कूल टीचर्स का, ठीक है। अच्छा, और एक और बात, आज की क्लास में हम लोग जितनी भी जर्नल एंट्रीज करेंगे एकदम टॉप नॉच जर्नल एंट्रीज, एकदम बिल्कुल बढ़िया। और इनमें से ही मैं लिख कर दे सकता हूँ भाई, इनमें से ही तुम्हारे को तुम्हारे इंटरनल्स में और हाफ ईयरलीज में जर्नल एंट्रीज देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मैं बहुत स्कूल के पेपर्स देखे हैं, यही जर्नल एंट्रीज ना अलग अलग स्कूल में किसी ना किसी फॉर्म में पूछी जाती है। तो सारी की सारी जर्नल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग आज की क्लास को। तो शुरू करते हैं भाई पहली जर्नल एंट्री से। जर्नल ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट के ऊपर एक जर्नल पक्का तुम्हारे को पेपर में देखने को मिलेगी। तो सेल्स की कह रहा है सोल्ड गुड्स, ठीक है, माल बेचा हमने और मनीष को बेचा। लिस्ट प्राइस गिवन है 80,000। देखो मेरे भाई, लिस्ट प्राइस का मतलब तुम ऐसे समझो जैसे एमआरपी नहीं होती, हर चीज़ की एक एमआरपी होती है, तो यहाँ पर हम लोग लिस्ट प्राइस यूज़ कर रहे हैं उसी चीज़ के लिए। फिर हमें 20% का ट्रेड डिस्काउंट गिवन है और उसके बाद 10% का कैश डिस्काउंट गिवन है, ठीक है। और कितना पैसा हमारे को मिल रहा है चेक के थ्रू, चेक के थ्रू हमें मिल रहा है 20%, मतलब अगर 100 रुपये मांगे तो 20 रुपये मिले, ठीक है। ये इसका मीनिंग है, 20% मिला है चेक के थ्रू, सारे पैसे नहीं मिले, थोड़ी सी पेमेंट जो है हमारे को आई है लाइक कैश की या चेक की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं यार, एक मैं तुम्हें बता देता हूँ, पहले क्लियर कर देता हूँ। एक होता है तुम्हारा ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, और दूसरा होता है तुम्हारा कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ों में भाई आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है वो ओरली कैलकुलेट करते हैं। आपकी जर्नल में डिस्काउंट अकाउंट जो होता है ना, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट या डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट, वो ट्रेड डिस्काउंट नहीं होता, वो होता है कैश डिस्काउंट। ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। तो ट्रेड डिस्काउंट होता है ओरली कैलकुलेट। तो यहाँ पर हमने सेल किया 80,000 के गुड्स, ठीक है, और उसमें से 20% का आप करो ट्रेड डिस्काउंट। तो हमारे जो गुड्स थे, ठीक है, जो गुड्स थे वो थे 80,000 के, तो मैंने यहाँ लिखा 80,000। ट्रेड डिस्काउंट अपना कितना है 20%, ठीक है, तो ये कितना है 20%। तो 80,000 का 20% कितना होता है 16,000, ठीक है। तो ये आप ओरली भी निकाल सकते हो, अदरवाइज आप लिख कर कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो हमारे पास ये फिगर आ गई 64,000, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा 64,000 से। तो पहले तो जर्नल पता होनी चाहिए भाई। सेल्स अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है, सेल्स अकाउंट होता है क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे डेबिट क्या होगा भाई, जितना हमारा उधार है उतने से तो मनीष डेबिट होगा, क्योंकि ये मिक्सचर है, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मिक्सचर है। थोड़े से ही पैसे आए हैं चेक के थ्रू, बाकी नहीं है। तो जितना पैसा चेक के थ्रू आया है बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अभी अमाउंट्स पे बाद में आएंगे, पहले सिर्फ जर्नल लिख लो, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट होगा, जितना पैसा आएगा, पैसा आने पे हमेशा बैंक अकाउंट डेबिट होता है, ठीक है। एसेट बढ़ने पे डेबिट। मनीष डेटर है, एसेट क्रिएशन है, जितने पैसे नहीं दिए इसलिए वो डेबिट। और कैश या बैंक के साथ हमेशा डिस्काउंट अकाउंट साथ होता है। अगर बैंक डेबिट तो डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट, अगर बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट होगा। ये चीज़ें आपको याद करनी है, ठीक है। लॉजिकली भी पता लगा सकते हो, बट याद कर लोगे तो ना तो क्विकली जर्नल एंट्रीज तुम्हारी फॉर्म होनी स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो ये अपनी जर्नल एंट्री हो गई है। इसके बाद हम लिखेंगे अमाउंट्स। ऑलराइट, तो देखो सेल कितना किया हमने, टोटल सेल करिए 80,000, लेकिन आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट वाला आपको अमाउंट लिखना है, तो ये हम लिखेंगे 64,000, ठीक है। इसके बाद
आपको कितने पैसे मिल रहे हैं और कितने पैसे नहीं मिल रहे। मेरी बात सुनो, 64,000 में से कितने पैसे मिल रहे हैं? 20% मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी था कि 80% पैसा नहीं मिल रहा। ध्यान से सुनो, अगर मैंने बोला भाई 10% तुम्हें दे रहा हूं तो 90% नहीं भी तो दे रहा। तो यहाँ 20% अगर तुम्हें वो पैसे दे रहा है, इसका मतलब 80% वो पैसा तुम्हारे को नहीं दे रहा। तो यहाँ पर आपका जो अमाउंट आएगा वो कैसे आएगा? 64,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 80/100 से, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 51,200 रुपीज़, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कैश डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कैश डिस्काउंट का मेरे भाई कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम ना सामने वाले से चाहते हैं जल्द से जल्द पैसा मिल जाए। तो अगर मैंने बोला भाई कि तू मतलब मान लो मुझे ना तुमसे 10 रुपये लेने हैं, लेकिन तुम कह रहे हो मैं तो 1 महीने बाद दूंगा 10 रुपये, तो मैं नहीं चाहता यार कि मैं तुमसे 10 रुपये लेने के लिए मुझे 1 महीना वेट करना पड़े, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ तुम मुझे जल्द से जल्द पैसे दो, तो मैं तुम्हें लालच के तौर पर ये बोलूँगा कि तुम ना एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले लो 10% 20% का, और मुझे ये पैसे जल्दी जल्दी दे दो, ठीक है। अगर जल्दी पैसे दोगे तो तुम्हें मैं डिस्काउंट दूंगा। तो ये जो मैं पैसा जल्दी रिसीव करने के चक्कर में या जल्दी रिसीव करने के लालच में जो और डिस्काउंट दे रहा हूँ ना, इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो हमें 20% पैसा लेना है, ठीक है। 20% के लिए वो रेडी हुए देने को, तो वो पूरे 20% नहीं देगा। वो कह रहा है अगर मैं 20% अभी दूंगा तुम्हारे को, तो मुझे बताओ कितना और डिस्काउंट तुम मुझे दोगे। तो हमने बोला भाई हम तेरे को 10% का और डिस्काउंट देंगे। तो सबसे पहले तो चेक करेंगे कि 64,000 का 20% जो वो हमारे को देने के लिए रेडी हुए वो है कितना, ठीक है। तो यहाँ मैं एक बार कैलकुलेट करता हूँ, 64,000 का 20% होता कितना है, ठीक है। तो ये 0 से 0 कटा, ये 0 से 0 कटा, 64 2 128, ठीक है। और ये आगे तुम्हारे पास 2 0, यानी कि 12,800 रुपये वो देने को रेडी हुआ है, लेकिन वो पूरे 12,800 नहीं देगा। उस पर उसको हमें डिस्काउंट देना है कितना? 10% का डिस्काउंट देना है। समझ में आई बात? आइडियली उसको 12,800 देने थे, बट वो कहता है मैं ये तभी अमाउंट दूंगा अगर तुम मुझे और डिस्काउंट दोगे। तो फिर वो डिस्काउंट काट के हमें अमाउंट देगा। तो कैश डिस्काउंट कितना है? 10%। तो ये फिगर पता है कैसे आएगा? 12,800 का तुम 10% निकालोगे, ठीक है। तो ये 0 से 0 कटेगा, ये 0 से 0 कटेगा, तो 1280 का हमने उसको और डिस्काउंट दिया, ठीक है। ये हमने और डिस्काउंट दिया, तो ये कितना आएगा? ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो या तो आप 64,000 में से ये दोनों माइनस कर दो तो भी आ जाएगा, या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि 12,800 में से 1280 आप माइनस करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 11,520, ठीक है। तो ये वाला फिगर आ जाएगा 11,520, ठीक है। तो ये करेक्ट जर्नल एंट्री है इसकी। इस क्वेश्चन में तुमने ट्रेड डिस्काउंट भी कर लिया, कैश डिस्काउंट भी कर लिया, आधे पैसे आपको चेक के थ्रू आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट ओपन करते हैं उसके लिए, ये बात भी समझ ली। और जब पैसा नहीं आता तो डेटर क्रिएट हो जाता है, तो डेटर को भी हमें डेबिट करना होता है, तो ये बात भी समझ ली। तो काफ़ी कॉम्प्रीहेंसिव था ये वाला क्वेश्चन। अब आगे बढ़ेंगे और ऐसे ही और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर तुम्हारे को क्या कह रहा है? ये सिंगल क्वेश्चन है, ठीक है, 2 जर्नल है, सिंगल क्वेश्चन है। कह रहा है पेड टू कबीर ऑन अकाउंट, ठीक है। कह रहा है हमने कबीर को कितने पैसे दिए? 9800, और उसने हमें डिस्काउंट कितना दिया? 200 दिया। आप पहले तो जर्नल लिखो, और अमाउंट में गलती होती है यूजुअली तो चेक करना, मैं तुम्हारे को बताऊंगा क्या गलती करते हो, तो तुमने वो गलती नहीं करनी, ठीक है। तो पहली बात तो हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो पेमेंट कर रहे हैं तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। मैंने तुम्हारे को एक चीज बताई, कैश और डिस्काउंट हमेशा साथ साथ चलता है। यहाँ पे कैश अकाउंट क्या है? डेबिट की क्रेडिट। कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, पैसे देते हैं तो कैश हमेशा क्रेडिट होता है, पैसा जाता है तो क्रेडिट होता है। तो डिस्काउंट इसके साथ ही चिपका देना है, तो डिस्काउंट अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। डिस्काउंट अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। पैसे किसको दे रहे हैं? कबीर को। तो तुम अपना कर्जा चुका रहे हो, लाइबिलिटी तुम्हारी कम हो रही है, ठीक है। तो कबीर को कर दो तुम डेबिट, ठीक है। कर्जा चुका रहे हो तो लाइबिलिटी तुम्हारी हो रही है कम, तो लाइबिलिटी कम होने पे होती है डेबिट। कैश कितना देना है? रियलिटी में पेमेंट कितना करा? नकद कितने पैसे दिए? 9800, तो कैश के सामने लिखोगे 9800, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखोगे 9800, और डिस्काउंट कितने? 200 रुपये, डिस्काउंट के सामने लिखोगे 200, ठीक है। तो गलती यूजुअली बच्चे ये करते हैं, वो 9800 ना कबीर के सामने लिखते हैं, तो कबीर के सामने जो अमाउंट लिखना है वो तो गिवन ही नहीं है, ठीक है। तो वो कैसे आएगा? हमारे को याद रखना है क्रेडिट साइड का टोटल और डेबिट का टोटल ना हमेशा इक्वल होता है। तो ये ऐड करा यार 10,000, तो यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 10,000। तो ये तुम्हारी जर्नल हो जाएगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, तुम्हारा बैड डेट्स के ऊपर क्वेश्चन है। मैं पहचान बता देता हूँ बैड डेट्स के क्वेश्चन की क्या होती है। बैड डेट्स का क्वेश्चन होगा, एक तो तुम्हें इनसॉल्वेंट वर्ड देखने को मिलेगा, और दूसरी पहचान ये है, ये जो लैंग्वेज है ना, रिसीव्ड 60 पैसे इन अ रुपी एज फाइनल डिविडेंड, ये जो अंडरलाइन की है, ये भी पहचान है तुम्हारी कि ये तुम्हारा बैड डेट्स वाला क्वेश्चन है। बैड डेट्स का मतलब क्या है मेरे भाई? बैड डेट्स का मतलब पैसा
डूब जाना, तुम्हारे को मतलब मान लो तुमने तुम्हारे दोस्त को उधार दिया, अब अगर शर्मा शर्मी में तुम पैसे वापसी नहीं मांग पा रहे और वो जान के नहीं दे रहा या वो भी अगर भूल गया, तो क्या होगा, तुम्हें उससे पैसे मिलेंगे नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया, पैसा हमारा डूब गया, नुकसान हो गया। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है बैड डेट्स हो जाना। ठीक है, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब हिंदी में बोलते हैं दिवालिया हो जाना, अगर तुमने घर पे कभी सुना हो ना, बैंक करप्ट हो जाना, ये सारे मीनिंग क्या है, इंसॉल्वेंट वर्ड के मीनिंग है। तो यहाँ पे हरी है और डेटर, डेटर मतलब मुझे इससे पैसे लेने थे, तो हरी से 10,000 लेने हैं। कितने पैसे लेने, हरी से 10,000 रुपए लेने। अब वो इंसॉल्वेंट हो गया, बैंक करप्ट हो गया, वो उसके लॉसेस हो गए, पैसे नहीं दे सकता। तो उन्होंने बोला कि वो कितने दे सकता है, रिसीव्ड 60 पैसा। इसका मीनिंग होता है परसेंटेज। यहाँ पर 50 पैसा हो तो 50% पैसे मिलेंगे, 60 पैसा लिखा है तो 60% पैसे मिलेंगे। किसके परसेंटेज निकालोगे, ओरिजिनल जितना अमाउंट हमें उससे लेना था, जो ओरिजिनल ड्यू अमाउंट था उसका तुम्हारे को यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो रिसीव्ड 60 पैसा इन अ रुपी, मतलब 60% पैसा हमारे को मिल रहा है। आगे देखते हैं भाई कैसे कहानी लिख रही है। तो कहानी यहाँ पे लिखी हुई है कि पेमेंट कैसे मिली है, पेमेंट मिली तो है, पेमेंट मिली तो है, लेकिन कैसे मिली है, एक मशीन मिली है 3500 की और बाकी उसने कैश दिए। मतलब ये जो 60% उसने हमारे को दिए है ना, सारा कैश नहीं दिया, नकद कुछ नहीं दिया, सारा नकद नहीं दिया, उसने एक हमें कोई पुरानी शुरानी मशीनरी दे दी और बचा कुछ बैलेंस उसने कैश दिया। तो ये हमें खुद फाइंड आउट करना है कितना उसने हमें कैश दिया। ठीक है, सबसे पहले तो हमें कुछ तो कैश मिला, कुछ तो कैश मिला ना, तो आप जर्नल में लिखेंगे सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट, कुछ तो कैश मिला। ठीक है, और क्या हुआ, मशीनरी भी आई है हमारे पास। ठीक है, 3500 की तो मशीनरी भी आई है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, और नुकसान भी हुआ है, इंसॉल्वेंट हो तो नुकसान भी हो, तो बैड डेट्स अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। बैड डेट्स क्यों डेबिट होगा भाई, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है ना, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो बैड डेट्स अकाउंट भी डेबिट होगा। ठीक है, और क्रेडिट हो जाएगा अपना बंदे का नाम हरी, हरी से हिसाब किताब पूरा हो गया। हरी से ओरिजिनली कितना हिसाब था, 10,000 का हिसाब था। ठीक है, ओरिजिनली हमें 10,000 लेने थे। अब कितने पैसे नहीं मिले, बैड डेट्स मतलब कितने पैसे नहीं मिले, तो ये तो बोल रहे 60% पैसा मिला, तो कितना नहीं मिला मेरे भाई, कितना नहीं मिला, आप सोचो 40% नहीं भी तो मिला। ठीक है, 40% नहीं भी तो मिला, तो 10,000 का अगर मैं 40% निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4,000 रुपये। ठीक है, तो 4,000 रुपये नहीं मिले, तो ये मेरी बैड डेट्स निकल के आई हैं। तो यहाँ बैड डेट्स के सामने मैं लिखूंगा क्या, 4,000 रुपये। ठीक है, अब बचे हुए 6,000 में से वो कह रहे हैं 3500 की मशीनरी है, 3500 की मशीनरी है, तो मशीनरी के सामने लिख दो 3500। ठीक है, अब कैश अकाउंट निकालने के ना बहुत सारे, दो तरीके, बहुत सारे तो नहीं, दो तरीके हैं। बैलेंसिंग फिगर वाला तरीका, बैलेंसिंग फिगर मतलब बड़ी वाली साइड के टोटल में से छोटी वाली साइड का टोटल माइनस करना, ये होता है बैलेंसिंग फिगर का मतलब। तो 10,000 में से ये कितना है, 7500 माइनस करो तो क्या आएगा, 2500 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि भाई हमारे को 6,000 रुपये लेने थे ना, 60% लेने थे, 6,000 लेने थे, 3500 की मशीनरी है, तो यानी कि 6,000 में से 3500 की मशीनरी हटा दोगे तो भी आपके पास 2500 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट जर्नल एंट्री थी बैड डेट्स वाली, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यार अब हम करेंगे 3 जर्नल एंट्रीज और, इस पेज पे, इस स्लाइड पे 3 जर्नल एंट्रीज और है, तीनों बहुत ध्यान से समझना, क्रिटिकल पॉइंट्स है तीनों में, अगर नहीं करे होंगे पेपर में आ जाएंगे, गलती लग सकती है। ठीक है, सबसे पहले देखो कह रहे हैं पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ साहिल, तो यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है, ये मैं तुम्हें बताया तो ये तुम्हारा बिजनेस का ओनर का नाम है। ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यहाँ नहीं लिखा, ये तुम्हारे ओनर का नेम है, जो भी बिजनेस रन कर रहा है उसका नाम है। तो कह रहे हैं बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट से यार आप ऐसे समझ लो, अभी फिलहाल ऐसे समझ लेते हैं कि ये चेक के थ्रू पेमेंट हो रहा है, चेक के थ्रू, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, कुछ भी लिखेगा तुम्हारी जर्नल में बैंक अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होगा, मतलब बैंक अकाउंट को वो रेफर करने को बोल रहा है। ठीक है, फिर बोल रहे पेड बैंक चार्जेस 100, कह रहे तुमने 100 रुपये दे दिए बैंक चार्जेस के नाम पे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो मेरे भाई होता है ना, इंश्योरेंस प्रीमियम की बात नहीं कर रहा मैं, इंश्योरेंस प्रीमियम का अलग ट्रीटमेंट होता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का अलग ट्रीटमेंट होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसीलिए ना यहाँ पे तुम अगली एंट्री देखो इंश्योरेंस प्रीमियम की है, मैंने तुम्हें दोनों ट्रीटमेंट समझाने थे। लाइफ इंश्योरेंस मतलब होता है ड्रॉइंग्स, ये याद रखना, ओनर की जिंदगी की इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस मतलब अगर ओनर को कुछ हो गया तो उसके घर परिवार को इतने पैसे दे देंगे, ये मतलब होता है लाइफ इंश्योरेंस का। तो ये बिजनेस को नहीं, इसमें बिजनेस का कोई रोल नहीं है, बिजनेस का कोई पर्सनल ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ओनर का खर्चा
ओनर का माना जाता है। बिजनेस बोलेगा भैया मेरा खर्चा नहीं है, तुम्हारा खर्चा है। तो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट में डालेंगे। तो पहली वाली का मैं आंसर अगर तुम्हें बताऊं तो इसका आंसर होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। इसकी जर्नल अगर हम करेंगे तो करेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है, क्योंकि बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट हो रही है, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू या चेक के थ्रू, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। अब क्योंकि इंश्योरेंस के दौरान जॉइंट में आपको लिखा है पेड बैंक चार्जेस, तो इसको भी ड्राइंग्स मान लेना। ये जो बैंक चार्जेस है, ऐसा होता है कभी कभी बैंक तुम्हारे जब बहुत सारी ड्यूटीज करता है ना तुम्हारे बिहाफ पे, तो वो उसके कुछ चार्जेस लेता है। तो क्योंकि यहाँ पे इंश्योरेंस पे करने के दौरान बैंक चार्जेस कटे, तो इसको भी हम ड्राइंग्स मान लेंगे। अगर आपको अलग से बिल्कुल एक सेपरेट ट्रांजैक्शन होती ना पेड बैंक चार्जेस, तो जर्नल होती बैंक चार्जेस टू बैंक। अगर ये अलग से होता तब पता क्या जर्नल होती, सिर्फ ये अगर तुम्हें अलग से आता तो तुम लिखते बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड, खर्चे सारे डेबिट होते टू बैंक, ठीक है, तब ऐसे करते। लेकिन अगर ये लाइफ इंश्योरेंस के साथ जॉइंट आया है तो इसको इसी में डाल दो, बस अमाउंट जोड़ दो, ठीक है। ये लाइफ इंश्योरेंस कितने का है, लाइफ इंश्योरेंस तो गिवन ही नहीं है कितने का है, बैंक चार्जेस 100 के, तो लाइफ इंश्योरेंस में तुम्हें बता देता हूँ 10,000 का ले लो, तो ये कितना हो जाएगा 10,100, ठीक है। तो तुम्हारी करेक्ट जर्नल हो जाएगी ड्राइंग्स टू बैंक, जिसमें से 10,000 की लाइफ इंश्योरेंस है, 100 रुपए के बैंक चार्जेस हैं। आई बात समझ में? ऑलराइट, अब मैं एक बार फिर से बता देता हूँ यार, नरेशन के बारे में अगर आपके माइंड में डाउट आ रहा है तो नरेशन में आपने स्टार्ट करना है बीइंग वर्ड से। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हो, सिर्फ लिख कर आनी है नरेशन, मार्क्स नहीं कटेंगे, बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, ठीक है। तो अपनी लैंग्वेज में लिखो, 100% मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे बीइंग, अगर मैं एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ लिख देना बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, बस इतना, बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, यहाँ पे नरेशन का ब्रैकेट बंद, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखने की ज़रूरत। नेक्स्ट करते हैं, पहली दोनों में क्या डिफरेंस है तुम्हें पता होना चाहिए। सेकेंड जर्नल एंट्री तुम्हारी है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर इंश्योरिंग द गुड्स। क्या होता है भाई, कभी कभी दुकान में गुड्स के चोरी होने का डर होता है, गोडाउन में से गुड्स चोरी हो सकते हैं, माल चोरी हो सकता है, माल में आग लग सकती है, ठीक है, किसी ना किसी रीजन का एक खतरा होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टॉक की गुड्स की इंश्योरेंस करा रहे हैं। तो ये तो बिजनेस का खर्चा है, बिजनेस रिलेटेड खर्चा है भाई। अगर कल को गुड्स चोरी हो गए तो इंश्योरेंस कंपनी से जब पैसा आएगा तो बिजनेस का फायदा है ना, तो ये बिजनेस का खर्चा है। तो यहाँ पर क्योंकि ये बिजनेस का खर्चा है तो ड्रॉइंग्स नहीं लिखना, यहाँ लिखना इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू, अच्छा कैश या बैंक, कुछ नहीं लिख रहा तो कैश कर दो, कुछ नहीं लिख रहा, चेक वेक नहीं लिख रहा तो कैश अकाउंट में डाल दो, और 2500 रुपये अमाउंट है तो ये आप यहाँ पर लिख देंगे। आई बात समझ में? तो ये बहुत ध्यान से था, किसमें ड्राइंग्स है, किसमें इंश्योरेंस एक्सपेंसेस लिखना, ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बोल रहा है कि अमाउंट ट्रांसफर टू फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एफडी, ठीक है। तुमने घर पे कभी बात सुनी होगी, पेरेंट्स के वो कभी सुना होगा, कभी भी घर में जैसे पेरेंट्स के पास एक्स्ट्रा पैसा आ जाते हैं ना, तो मोस्टली देखो माँ बाप वगैरह क्या करते हैं, उस पैसे को बैंक में ना सेफ्टी के तौर पे जमा करा देते कि भाई घर पे होंगे पैसे तो खर्च हो जाएंगे। अब अगर चाहते हैं भाई कल को सेफ्टी के लिए हमारे पास सेविंग्स होनी चाहिए, तो घर पे नहीं रखते, बैंक में जमा करा देते हैं। और वहां पर एक जब जमा कराते हैं ना तो लॉक इन पीरियड होता है। लॉक इन मतलब भाई इतने टाइम तक हम इस पैसे को यूज नहीं करेंगे, 5 साल 10 साल तक यूज नहीं करेंगे, तो इसको बोलते हैं एफडी करा देना, फिक्स्ड डिपॉजिट की 5 साल की करा दी, कोई 10 की करा देता है, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी कैपेसिटी के ऊपर है कितने टाइम तक तुम्हें उस पैसे की जरूरत नहीं है, तो उसमें ना इंटरेस्ट रेट अच्छा खासा मिलता है। तो अब यहां पर हमारे लिए एफडी क्या है, एसेट है, तो एफडी कराना एसेट है, तो आपको फिक्स डिपॉजिट करना है डेबिट की, एक आप एसेट क्रिएट कर रहे हो जिस पे आपको मोटा अच्छा खासा ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। तो एफडी होगा डेबिट, और जाकर है बैंक में जा रहे हैं ना, जो टू कैश मत करना, यहाँ पे टू बैंक ही करना, क्योंकि बैंक अकाउंट में पैसे डाल रहे हो, ठीक है। तो हम मान के चल रहे हैं आपने एक बैंक से दूसरे बैंक में, या मतलब बैंक में सेविंग्स अकाउंट से फिक्स डिपॉजिट कराइए, मतलब ऐसा भी मान के चला जा सकता है। तो अब लिख लेते हैं, अमाउंट लिख लेते हैं भाई, 5 लाख रुपए गिवन है, तो यहाँ पे मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ 5 लाख रुपए। नरेशन की टेंशन नहीं है यार, नरेशन बीइंग वर्ड से लिखो, फिर अपनी लैंग्वेज में लिख दो कुछ भी। अब यहाँ पर जैसे मैंने लिखना है, क्या लिखूँ, बीइंग क्वेश्चन से उठा लो, अमाउंट ट्रांसफर टू फिक्स डिपॉजिट और ब्रैकेट क्लोज। इतनी ईजी है नरेशन करनी, नरेशन कोई भी बच्चा याद करके नहीं जाएगा, टाइम वेस्ट नरेशन पे बिल्कुल भी नहीं करना है।
तो भाई अब हम करेंगे नया क्वेश्चन, मतलब नई जर्नल एंट्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो गुड्स जलने की इंश्योरेंस कंपनी वाली जर्नल एंट्री तो 100% आएगी, लिख के ले लो, तुम्हारे पेपर में ये वाली दिखने वाली है तुम्हारे को, ध्यान से सुन लो, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं गुड्स हमारे चोरी हुए, स्टोलन मतलब थेफ्ट, थेफ्ट वर्ड भी यूज कर सकते हैं पेपर में। ट्रांजिट मतलब ट्रांसपोर्टेशन में, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह हम कहीं ले जा रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान चोरी हो गई, नुकसान हो गया, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, यहाँ पे तुम्हें दो प्राइस दे रहे हैं, एक सेल प्राइस दे रहे हैं, एक कॉस्ट प्राइस दे रहे हैं। तो तुम्हारे हिसाब से अगर गुड्स चोरी हो गए, तुमने मान लो 10,000 रुपये का सामान खरीदा था, तो ये क्या तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है। बेचना तो तुम्हें 15,000 में, 10,000 का तुमने सामान खरीदा, बेचना था तुमने 15,000 में। अगर वो सामान चोरी हो गया तो तुम क्या बोलोगे, 10,000 का नुकसान हो गया या 15,000 का नुकसान हो गया, क्या बोलोगे, खुद से पूछो जरा, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक समझ आ रहा है कि आई थिंक तुम्हें भी आ गया ये बात समझ में कि हमें नुकसान उतना ही होता है जितना हमने लगाया था पैसा। तो अगर मैंने खरीदा 6,000 में था, तो मेरा अगर ये सामान चोरी हो गया तो मेरा नुकसान भी तो 6,000 का ही होगा। तो आपका जो सेलिंग प्राइस है 8,000 का, वो होगा इग्नोर, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे अगर हो गया नुकसान, ठीक है, तो एंट्री क्या करूंगा, सबसे पहले अगर मुझे हो गया नुकसान तो एंट्री करूंगा लॉस ऑफ स्टॉक इन ट्रांजिट, ठीक है, लॉस ऑफ स्टॉक इन ट्रांजिट, जो क्वेश्चन में लैंग्वेज है वो लिखो। अच्छा ये अकाउंट है, लॉस ऑफ स्टॉक इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिटेड टू। अच्छा अब इसमें ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। जैसे मान लो ये अपना वेयर हाउस है, ये गोडाउन है, ठीक है, ये अपना वेयर हाउस है, ये गोडाउन है, ठीक है। यहाँ पर ना बहुत सारे सामान पड़े हैं, ठीक है, ये हमारे पास मान लो स्टॉक के बॉक्सेस पड़े हैं, ठीक है, हमारा सामान है, ये स्टॉक है, ठीक है, ये अपना स्टॉक है। तो अब मैं तुमसे एक चीज़ पूछता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ ये जो बॉक्सेस की क्वांटिटी बढ़े, मैं बिजनेस करता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे बॉक्सेस यानी कि जो मैं माल बेच रहा हूँ, जो मेरा स्टॉक है, इसकी क्वांटिटी बढ़े, तो वो कैसे बढ़ेगी, मेरे को बाहर से कहीं से खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं परचेज करता हूँ तो यानी कि ये स्टॉक की क्वांटिटी क्या है, बढ़ जाती है, ठीक है। और मेरे लिए बेस्ट पता है क्या है कि ये अगर स्टॉक की क्वांटिटी कम हो, वेयर हाउस में से स्टॉक की क्वांटिटी कम हो, तो मेरे लिए बेस्ट पता है क्या है कि ये स्टॉक बिका हो, मतलब बेचा हो, उस वजह से वेयर हाउस में स्टॉक कम हो। ये नहीं कि जल जाए सारा का सारा, वो नहीं मेरे लिए अच्छा। मेरे लिए अच्छा क्या है कि ये स्टॉक बेचूं, तब जाके ये बॉक्सेस जो स्टॉक है वो कम हो, ठीक है। तो मैं अगर स्टॉक की क्वांटिटी कम हो रही है तो मैं चाहता हूँ कि सेल की वजह से वो क्वांटिटी कम होनी चाहिए। आई बात समझ में। तो अब यहाँ से जो कॉन्सेप्ट बन रहा है वो ये बन रहा है, कभी भी अगर सेल के अलावा अगर बिजनेस में स्टॉक की क्वांटिटी आपकी कम हो रही है तो आप उसको सेल तो मानोगे नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारा जो गुड्स है ये जल गया, ये गुड्स हमारा जल गया, तो स्टॉक की क्वांटिटी कम हुई, लेकिन वो सेल थोड़ी, वो तो जल गया। तो इसको पता है क्या समझते हैं हम, ये समझते हैं अगर रीजन अदर देन सेल हुआ ना, तो हम मान के चलेंगे कि वो सामान मैंने कभी एक तरीके से खरीदा ही नहीं था, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मैंने अपनी खरीद कम कर दी। समझ में आया। जैसे अगर यहाँ पर मेरे को कितनी दिख रही है, 7 चेयर है, मान लो मेरे पास 7 चेयर है, मैं चेयर बेचता हूँ, कुर्सियाँ बेचता हूँ, ठीक है, मेरे पास 7 चेयर है। अगर इस 7 में से 2 कुर्सी जल गई, ठीक है, 2 कुर्सी जल गई या चोरी हो गई, तो मैं ये बोलूँगा ना कि मेरे पास है कितनी चेयर, मेरे पास 5 चेयर है। तो अगर पहले मेरी परचेजेस 7 थी पॉजिटिव, तो अगर 2 कुर्सियां जल गई तो मैं 2 सेल में नहीं डालूंगा, मैं परचेज ही 2 से कम कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, ताकि मेरा आंसर क्या दिखेगा, +5 दिखेगा। आई बात समझ में। जैसे चैरिटी का क्वेश्चन, सैंपल, फ्री सैंपल देने वाला क्वेश्चन, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के तौर पर हम जब गुड्स दे देते हैं, या ड्राइंग्स के तौर पर ओनर अपनी दुकान से गुड्स घर ले जाता है, सबके सब में क्रेडिट पता है क्या होता है, सारी इन ट्रांजेक्शन में क्रेडिट होता है परचेजेस अकाउंट, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, कभी भी रीजन अदर देन सेल हो और स्टॉक आपका कम हो रहा हो, रीजन अदर देन सेल, स्टॉक आपका कम हो रहा हो, तो परचेजेस अकाउंट को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने तुम्हें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्टॉक चोरी हुआ है, ठीक है, स्टॉक हमारा कम हो रहा है लेकिन बेचा नहीं है, तो क्या क्रेडिट होगा, परचेजेस अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस पे क्रेडिट होगा, ये भी मैंने तुम्हें समझा दिया, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा इन डेप्थ बता दिया, डिटेल में बता दिया। अगर तुम्हारे को याद करना है तो तुम याद कर सकते हो, ठीक है, रटना है रट लो, मैं तो तुम्हें कॉन्सेप्ट वगैरह अच्छे से समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा डिटेल में मैंने बताया है। और एक और वेरिएशन तुम्हारे को आएगी गुड्स जलने वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर कह रहे हैं अब हमारे गुड्स जो है वो जल गए हैं बाय फायर, बाय फायर की जगह बाय थेफ्ट हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है। कभी कभी बोलेगा एम्प्लॉय ने चोरी कर लिया, अगर बोलेगा एम्प्लॉय ने चोरी कर दिया तो तुमने पता है क्या लिखना है, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने लिखा लॉस ऑफ स्टॉक, यहाँ पर अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे तो मेरा नुकसान हो गया बाय फायर, ठीक है।
कभी कभी क्या होता है, तुम्हारा ही कर्मचारी, तुम्हारा ही एम्प्लॉय चोरी कर लेता है तुम्हारे ही सामान को, अपनी दुकान में डाका डालना, बोलते नहीं है। तो यहाँ पर तुम्हें पता है क्या लिखना है, लॉस ऑफ स्टॉक बाय एम्बेजलमेंट, स्पेलिंग देख लो एम्बेजलमेंट की, ठीक है, तब तुम्हें ये टर्म यूज करनी है। अगर अपनी ही दुकान में एम्प्लॉय चोरी करता है तो बोलते हैं लॉस ऑफ स्टॉक बाय एम्बेजलमेंट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर तो फायर हुई है। क्रेडिट क्या करेंगे, मैंने तुम्हें बताया, रीजन अदर देन सेल्स आपको क्रेडिट करना है परचेजेस अकाउंट, ठीक है। कितने का सामान जल गया, 1000 रुपये का सामान हमारा यहाँ पे जल गया, तो यहाँ पर क्लियर लिखो 1000 रुपये, फिर यहाँ पर लिख दिया 1000 रुपये। फिर कह रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी में ना हमने क्लेम लगाया, मान लो हमारे गुड्स कभी कभी क्या होता है इंश्योर्ड होते हैं, तो जब गुड्स इंश्योर्ड होते हैं तो मेरा जितना भी सामान जला मैं 1000 के 1000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी से मांगूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लेम लगा रहा हूँ, ठीक है, मैंने क्लेम लगाया, तो मेरा अगर जब मैं क्लेम लगाता हूँ ना मैं इंश्योरेंस कंपनी को अपना डेटर मान लेता हूँ, तो मैंने कहा इंश्योरेंस कंपनी है मेरी डेटर, मेरे को इससे फ्यूचर में पैसे मिलेंगे। तो मैं जब क्लेम लगाऊंगा, तुम एक बात हो, तुम्हारा अगर 1000 रुपये के गुड्स जले तो तुम इंश्योरेंस कंपनी से कितने मांगोगे, 1000 ही मांगोगे ना, ठीक है। दे इंश्योरेंस कंपनी 800 700 600 500 कुछ भी दे, हम तो पूरे पैसे मांगेंगे। तो हमने इंश्योरेंस कंपनी से पूरे 1000 रुपये मांगे, तो इंश्योरेंस कंपनी मेरी डेटर है 1000 रुपये से, और ये जो मेरा नुकसान है फिलहाल ये मेरा नुकसान अब नहीं होगा क्योंकि मैंने भाई पूरे 1000 रुपये की अर्जी इंश्योरेंस कंपनी में लगा दी है, ठीक है। मैं 1000 रुपये पूरा इंश्योरेंस कंपनी से मांग रहा हूँ। तो देखो पहली ट्रांजैक्शन है 1000 का नुकसान हुआ, दूसरी ट्रांजैक्शन में नुकसान को ट्रांसफर कर रहा हूँ कि इंश्योरेंस कंपनी ये नुकसान को भुगते, मैं नहीं भुगतूंगा। तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी से 1000 मांगे और अब ये नुकसान मेरा नुकसान नहीं रहा। लेकिन रियलिटी में क्या हुआ, हमें क्वेश्चन पढ़ के पता चल रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी ने हमें 1000 रुपये नहीं दिए, 800 रुपये ही दिए, ठीक है। चेक जो मिला है 800 रुपये का मिला है, तो यानी कि मेरा रियल नुकसान कितने का हो गया, 200 का। अब 200 रुपये का नुकसान मुझे भुगतना पड़ेगा। अच्छा, अब थर्ड एंट्री देख लो कैसे करनी है, यहाँ पे जगह नहीं है, ये तुम्हारी फर्स्ट एंट्री है, ये तुम्हारी है सेकंड एंट्री। थर्ड एंट्री में साइड पे करो, अब हमारे को इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिल रहे हैं तो चेक मिला है ना, तो ये मैं थर्ड एंट्री यहाँ कर रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने पैसे मिल रहे हैं, चेक मिला है 800 रुपये का, ठीक है। और मेरा अगर रियल नुकसान है तो वो कितने का हो गया, 200 का नहीं होगा, तो यहाँ पे फिर से लिख लो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, ठीक है। अब ये तुम्हारा फाइनल नुकसान हो रहा है 200 का, और यहाँ पे क्रेडिट आप करोगे टू इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी अब हमारी डेटर नहीं रही, उन्होंने पूरे पैसे चुका दिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 से यहाँ आ जाएगा। कुछ कुछ स्कूल्स में कुछ कुछ टीचर्स या ट्यूशन में लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर की जगह इस जगह पे P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी खुलवाते हैं, बट ये भी करेक्ट है, मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने दोनों तुम्हारे को कराए हैं। ये इसका था सेकंड वाले की, ये 3 एंट्रीज थी, इससे पिछले वाले में 1 ही एंट्री थी। ऑलराइट, कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं भाई। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स से या चैनल शेयर करना। ढूंढ के चुन के एंट्रीज लाओ, तुम्हारे नंबर अच्छे आ रहे तो उनके भी अच्छे आने चाहिए, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं इसको। कह रहे पेड इनकम टैक्स। अच्छा, ये एक और बढ़िया एंट्री है। इनकम टैक्स की एंट्री में ना बच्चे टैक्स अकाउंट खोल देते हैं। अगर आपने ये पहले एंट्री नहीं करी हुई तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट खुलेगा। ड्राइंग्स क्यों खुलेगा, क्योंकि इनकम टैक्स के बिजनेस की इनकम पे टैक्स है। अब तुम खुद सोचो, एक दुकान ने जितना कमाया वो कमाकर पैसा किसको देती है, दुकान पे जो भी कमाई हो रही है वो किसकी, ओनर की है। तो उस इनकम पे टैक्स मतलब ओनर की इनकम पे टैक्स होना। तो बिजनेस कहता है इस इनकम पे अगर टैक्स है तो ये मेरा टैक्स नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट ही मेरा नहीं था, प्रॉफिट ही ओनर का था। तो ओनर की इनकम का टैक्स है तो वो ओनर का पर्सनल एक्सपेंस माना जाएगा। तो इनकम टैक्स की एंट्री को आपने लिखना है ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। चेक वर्ड लिख रहे हैं ना, देखो यहाँ पे चेक वर्ड लिखा है तो टू बैंक अकाउंट। तो कितना इनकम टैक्स पे कर रहा है भाई, 20,000 रुपये का टैक्स दिया भाई, बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं दे दिया, 20,000 रुपये का टैक्स दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर जाएगी पहली एंट्री। आगे देखते हैं भाई, फिर कहते हैं रिसीव 19,000 फ्रॉम श्याम ऑन हिज अकाउंट फॉर 20,000 रुपीज। देखो ऑन हिज अकाउंट का मतलब होता है पार्शियल पेमेंट। देखो लैंग्वेज तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। यहां पर हमारे को लैंग्वेज पता होनी चाहिए, ऑन हिज अकाउंट इसका मीनिंग, और एक टर्म होती है इन फुल सेटलमेंट। कभी कभी फुल वर्ड नहीं होता, क्या लिखा होता है, इन सेटलमेंट। ध्यान से देखो,
इन दोनों टर्मिनोलॉजी में या इन लैंग्वेजेस में फ़र्क समझ लो। ऑन हिज अकाउंट का मतलब होता है पार्शियल पेमेंट, मतलब कोई डिस्काउंट नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा है कि रिसीव्ड 19,000 फ्रॉम श्याम ऑन हिज अकाउंट फॉर 20,000 रुपये, मतलब कि 19,000 मिल गए, मिलने कितने थे, 20,000 मिलने थे, मतलब 1,000 का डिस्काउंट नहीं है, 1,000 बाद में मिलेंगे, ठीक है। ऑन हिज अकाउंट का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट में पैसा आ रहा है, पार्शियल पेमेंट, पार्शियली पैसा आ रहा है, तो ये क्या है, इंस्टॉलमेंट है। और कभी कभी क्वेश्चन में होता है, जैसे अगला ही पार्ट देखो तुम, तो यहाँ पे 19,000 मिल रहे हैं फ्रॉम भरत इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। इन सेटलमेंट मतलब हिसाब किताब पूरा हो गया, ठीक है, 20,000 के बदले में ही 19 मिले, फ्यूचर में कुछ नहीं मिल रहा। तो यानी कि अगर इन सेटलमेंट लिखे क्वेश्चन में या इन फुल सेटलमेंट लिखे क्वेश्चन में, तो यहाँ पर डिस्काउंट की बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर डिस्काउंट की बात कर रहा है। और ऑन हिज अकाउंट वाले क्वेश्चन में डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा, फ्यूचर में पैसा आता है। तो ये चीज़ें तुम्हें समझ में आनी चाहिए, सारे पॉइंट्स दिमाग में बैठे होने चाहिए। तो यहाँ पर 19,000 मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कैश मिल रहा है, तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम, ठीक है। और 1,000 फ्यूचर में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे लिखेंगे 19,000 रुपये और यहाँ पर लिखेंगे 19,000 रुपये। आई बात समझ में। नेक्स्ट में भी 19,000 मिल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर फुल सेटलमेंट हो गई, तो वहाँ पर कैश तो मिल रहा है, कैश तो वहाँ पर भी 19,000 ही मिल रहा है, ठीक है, लेकिन डिस्काउंट 1,000 का है, मतलब हिसाब किताब पूरा हुआ। तो मैंने तुम्हें बार बार बताया, अगर कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्काउंट अकाउंट कर दो डेबिट, तो ये भी डेबिट हो जाएगा 1,000 से। और क्रेडिट क्या होगा भाई, क्रेडिट हो जाएगा बंदे का नाम भरत, ठीक है, तो बंदे का नाम हमें गिवन है भरत, ठीक है। तो ये हमारे पास 20,000 रुपये हो जाएंगे क्रेडिट, ठीक है। तो तीनों जर्नल तुम्हारे सामने हैं, नोट डाउन करो और फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बढ़ रहे हैं एक और कदम आगे, और ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है। नया कॉन्सेप्ट मतलब एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, टीचर्स का फेवरेट टॉपिक है ये वाला। कह रहा है इंस्टॉलेशन ही मशीनरी की, और हमने कितना पैसा खर्च किया, 2500। कभी कभी बच्चे समझते हैं इंस्टॉलेशन अकाउंट खोल देते हैं, यार इंस्टॉलेशन अकाउंट नहीं होता है। आपको ये समझना, जब भी कोई एसेट नई लेते हैं, इंस्टॉल क्या होता है, इंस्टॉल करते तो नई चीज़ को इंस्टॉल करते हैं ना, पुरानी चीज़ तो इंस्टॉल्ड ही होती है। तो इंस्टॉलेशन का अगर आपको खर्चा बोल रहा है, तो इसका मतलब आपने कोई नई मशीनरी लिया और उसके ऊपर और खर्चा हो रहा है। तो अब आपको ये बात समझनी है मेरे भाई, ये बात ध्यान से सुन लो कि अगर मशीनरी नहीं है तो वो खर्चा ना मशीनरी अकाउंट में ही डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ऐसा समझना है कि आपने मशीनरी ही खरीदी है 2500 की, ठीक है। तो मशीनरी टू कैश अकाउंट 2500, ये बात याद रखना, नई चीज़ पे छोटा मोटा खर्चा जो होता है वो एसेट के अकाउंट में ही डाल देते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट से और क्लियर होगा। कह रहा है ब्रिक सीमेंट, ब्रिक क्या होता है, ईंट, सीमेंट, मकान बनता है सीमेंट नहीं लगता, ठीक है, ब्रिक मतलब ईंटें वगैरह। तो ब्रिक सीमेंट एक्सेट्रा कितने की आई है, 1.5 लाख की। टिम्बर मतलब थोड़ी लक्कड़ वक्कड़ खरीदी है, 2 लाख की, ठीक है। फॉर द रेनोवेशन ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, एक बिल्डिंग बना रहे हैं, मतलब प्रॉपर कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, लेकिन रेनोवेशन भी एक बड़ा ही मतलब नया काम होता है, महंगा काम होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ही माना जाएगा, ठीक है। तो बिल्डिंग में हमारा टोटल खर्चा कितना हो रहा है, 1.5 लाख तो हमारा ये पत्थर वत्थर पे लग गया, ईंट पे, सीमेंट पे, और लकड़ी पे 2 लाख का लग गया। टोटल खर्चा कितना हो गया, 3.5 लाख, 3,50,000 का हमारा खर्चा हो गया। तो पेमेंट वॉज मेड बाय चेक। तो इतना तो क्लियर है कि क्रेडिट क्या होगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, ये तो क्लियर है, ठीक है। और अमाउंट भी लिख लेते हैं, यहाँ पर आएगा 3.5 लाख रुपए। अब डेबिट क्या करेंगे भाई, डेबिट आपको क्या करना होता है, क्या बना रहे, कौन सी एसेट बना रहे, एसेट का अकाउंट डेबिट करना है, ठीक है। एक एसेट बनने में जो भी खर्चा होता है ना, ऊपर से सारा आपको एसेट में ही डालना है। तो बन कौन सी एसेट रही है, बिल्डिंग, तो यहाँ पर आप लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ 3.5 लाख रुपए, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो रही हैं चीज़ें। कोई भी डाउट आ रहा है ना भाई, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, आप नीचे कमेंट्स में लिखो, और तुम पुराने वीडियोस के कमेंट्स देखो, मैं सबके डाउट्स के रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, ठीक है। कोई भी मेरी तरफ से, मेरी कोशिश होती है कोई भी डाउट तुम्हारा ऐसे ना रह जाए, ठीक है। तो डाउट लिखो, हाथ पे हाथ मत रख के बैठो, आलस में मत बैठो, डाउट लिखो, तुम्हारे डाउट का जवाब मैं ज़रूर दूंगा। तो एक और डिफरेंट कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आपको आता ही आता है, ये है एडजस्टमेंट एंट्री का, ठीक है। तुमने पढ़ा होगा, आउटस्टैंडिंग वर्ड सुना होगा,
प्रीपेड वर्ड सुना होगा, एडवांस सुना होगा, अक्रूड वर्ड सुना होगा। तो इन सब की ना जर्नल एंट्रीज आपकी होती हैं, ठीक है। तो एक बार मैं तुम्हें बता दूं, बहुत इजी तरीका बताया तुम, बहुत इजीली तुम लोग इनकी जर्नल एंट्रीज बना दोगे, ठीक है। तो एक मैंने यहाँ पर टर्म लिखी है आउटस्टैंडिंग, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ प्रीपेड, एक टर्म मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अक्रूड, ठीक है, और एक मैं लिख देता हूँ रिसीव्ड एडवांस, ठीक है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसे करके मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक शॉर्टकट वे बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, 1 मिनट में समझ आ जाएगा। तुम्हें ये पता होना चाहिए इन दोनों का नेचर क्या है। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है या आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट है, मतलब कि सैलरी देनी थी मैंने दी नहीं, रेंट देना था मैंने दिया नहीं, लाइबिलिटी नेचर है, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम कभी किसी से एडवांस पैसा ले लेते हो, ठीक है, वैसे तो तुम कहोगे हाँ भाई एडवांस पैसा मेरे को अगर कोई जमा करा देगा तो मेरे लिए तो अच्छा है, बात तुम्हारी ठीक है, एडवांस पैसा लेना है तो अच्छा। लेकिन हम ना अकाउंट्स में एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि बाय चांस वो बंदा हमसे अगर काम नहीं करवाए तो हमें पैसा हो सकता है रिफंड करना पड़ जाए, ठीक है। तो ये एक लाइबिलिटी है, अगर हमें पैसा रिसीव करते हैं एडवांस में तो लाइबिलिटी, तो मतलब ये दोनों लाइबिलिटी मैंने इकट्ठी लिखी। प्री पे करना, पैसा कहीं और हमें पहले ही जमा करा देना, जैसे रेंट प्री पे कर देना, ठीक है, प्रीपेड रेंट, ठीक है, या कमीशन पहले ही किसी को दे दें हम, एडवांस में दे दें, ठीक है। तो ये हमारे लिए एसेट है। सिमिलरली अक्रूड कमीशन, अक्रूड इंटरेस्ट, अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ये सब क्या है, एसेट है। तो याद रखना एसेट को करते हैं डेबिट, जो अब जर्नल बता रहा हूँ, और लाइबिलिटी को करते हैं क्रेडिट, ठीक है। बस ये पहचान लो कि आउटस्टैंडिंग जैसे ही दिखा ना, आउटस्टैंडिंग अकाउंट जो भी होगा क्रेडिट करना है, इन दोनों का अकाउंट हमेशा डेबिट करना है। क्यों? क्योंकि ये एसेट है, और वो क्यों? क्योंकि वो लाइबिलिटी है, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, तुम्हें बहुत आराम से क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो कह रहे सैलरी पेएबल, पेएबल वर्ड का मीनिंग है हमने पे अभी नहीं करी, तो आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग मैंने तुम्हें बता दिया क्या है, लाइबिलिटी है। तो सबसे पहले तो इसको करो क्रेडिट, तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ठीक है, ये करो क्रेडिट। अच्छा, अब डेबिट क्या करें, डेबिट की तो हमने बात ही नहीं करी, तो डेबिट बहुत इजी है, जो यहाँ लिखा है ना उसी को ही डेबिट करो। लेकिन यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वर्ड मत लिख देना, जैसे आउटस्टैंडिंग क्या है, एक्सपेंस का नाम क्या, सैलरी, तो सैलरी को ही आप यहाँ पे डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो सैलरी अकाउंट मैंने कर दिया डेबिट, और अमाउंट के कॉलम में लिख लो अमाउंट 25,000, यहाँ भी लिख लेते हैं 25,000, ठीक है। आई बात समझ में? और करते हैं, एक दो और करते हैं, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं भाई, नेक्स्ट है हमारा आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर। तो 10,000 रिलेट्स टू नेक्स्ट ईयर, ये अपना पता है कि अगले साल का हमने एडवांस दे दिया। ये किसकी बात कर रहा है, प्रीपेड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रीपेड का नेचर यहाँ पे ढूंढो, यहाँ पे नेचर क्या, एसेट है, तो प्रीपेड को करो डेबिट। तो प्रीपेड का अकाउंट मैंने करा डेबिट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रीपेड, और किसकी बात कर रहे हैं, रेंट की बात कर रहे हैं, तो प्रीपेड रेंट को मैंने करा डेबिट, ठीक है। और 10,000 है ना, तो ये 10,000 लिखा। अब क्रेडिट क्या करें, देखो एक आइडेंटिफाई हो गया तो दूसरा उसका उल्टा है। क्रेडिट में यही सेम दोबारा लिखो, लेकिन प्रीपेड मत लिखना, खाली रेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी था तो वहां पर दूसरी साइड क्या लिखा, खाली सैलरी। यहाँ पे प्रीपेड रेंट है तो दूसरी साइड क्या लिखेंगे, खाली रेंट, ठीक है। तो अमाउंट के कॉलम में अमाउंट को लिख देंगे। आई समझ? तो ये दो जर्नल हो गई, ठीक है। अब आगे करेंगे। इसके बाद बोलता है हमारे को डेप्रीसिएशन लगाओ फर्नीचर पे जो एक ज़माने में खरीदा था 50,000 का, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन क्या होता है, एक खर्चा होता है, नॉन कैश एक्सपेंस होता है, वन मार्कर में अगर कभी है तो नॉन कैश एक्सपेंस। तो डेप्रीसिएशन खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज वाला रूल। और हो क्या रहा है, आपकी एसेट की वैल्यू गिर रही है। सपोज करो तुमने गाड़ी खरीदी, आज अगर तुमने 10 लाख की गाड़ी खरीदी, आज से 5 साल बाद अगर बेचने जाओगे तो वो 10 में थोड़ी बिकेगी, उसकी कुछ वैल्यू गिर जाएगी। तुमने नया फ़ोन खरीदा, आज से 2 साल 3 साल बाद बेचने जाओगे, फ़ोन की वैल्यू गिर जाएगी। तो ये जो गिरावट हो रही है, जितने से वैल्यू गिरेगी उसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं 50,000 के फर्नीचर की वैल्यू 10% से गिरा दो, तो 5,000 से गिरेगी। अब एक गलती बच्चे करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कैश अकाउंट, ठीक है। भाई एक बात बताना जरा, कैश अकाउंट क्यों लिखते हो भाई तुम लोग? कैश लिखने का मतलब है तुम्हारा, अगर तुमने फ़ोन खरीदा, फ़ोन की जो वैल्यू गिर रही है उतने पैसे तुमने किसी को दिए, तुम पैसे थोड़ी किसी को देकर आ रहे हो, ये तो जो नुकसान हो रहा है ना, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, जो तुम्हारा नाम है फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा फर्नीचर अकाउंट, और यहाँ पे लिख दो 5,000 रुपये। ये डन है। अब अगला करते हैं, ये वाला भी बहुत अच्छा है। कह रहे गुड्स यूज इन मेकिंग फर्नीचर, सेल प्राइस इतना, कॉस्ट प्राइस इतना। ये बिल्कुल वैसे जैसे मैंने तुम्हें आज ही अभी समझाया था कि वेयर हाउस में से स्टॉक की क्वांटिटी घरे
ये बिल्कुल वैसी है जैसे मैंने तुम्हें आज समझाया था, वेयर हाउस में से स्टॉक की क्वांटिटी अगर गिरे, कम हो जाए और रीजन अदर देन सेल्स, तो क्या करते हैं, परचेज अकाउंट क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्नीचर में हम ना फर्नीचर बना रहे हैं तो एसेट की क्रिएशन हो रही है, तो एसेट बढ़ने पे होती है डेबिट। दुकान में हम फर्नीचर बना रहे हैं, ठीक है, और फर्नीचर बना रहे हैं तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। बाहर से खरीदेंगे तो टू कैश, पैसा अगर कुछ बाहर से लाएंगे डायरेक्ट तो टू कैश। लेकिन हम बाहर से नहीं खरीद रहे, हमारी दुकान में ना लक्कड़ वक्कड़ पड़ी होगी, ठीक है, हो सकता है हमारा लक्कड़ का ही काम हो, ठीक है, तो लकड़ी पड़ी है दुकान में, उसी की मदद से हमने फर्नीचर बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्रेडिट करोगे परचेजेस। मैंने तुम्हें बताया सेल नहीं करेंगे और स्टॉक की क्वांटिटी अगर कम होगी तो परचेज अकाउंट क्रेडिट करते हैं, और हमेशा कॉस्ट प्राइस लेते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस, अपना सामान हमेशा कॉस्ट प्राइस पर हमें वैल्यू करना होता है। ये बात आपको याद रखनी है। ऑलराइट, ये एंट्री यार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाली इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे गलती करते ही करते हैं, मैंने तो देखा है। तो 10,000 रुपये तुम्हें मिल रहे हैं चेक से, तो अगर पैसा मिल रहा है तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, ठीक है, पैसा मिल रहा है तो बैंक अकाउंट होगा डेबिट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो कह रहा है आधा एडवांस मिला, तो अगर एडवांस मिलता है, रिसीव्ड इन एडवांस, तो क्या नेचर है, लाइबिलिटी, ठीक है, उधर लाइबिलिटी लिखा, तो लाइबिलिटी वाली चीज़ें क्या होती है, क्रेडिट। तो टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, कितने मिले एडवांस में, आधे मिले, तो 5,000 रुपये यहाँ आएंगे। बाकी क्रेडिट क्या होगा भाई, अगर खुद सोचो तुम्हें 10,000 मिले, आधे एडवांस है, तो इसका मतलब क्या है कि आधे एडवांस नहीं थे, आधे तो हमारे हक के थे, आधे तो हमने कमाए हैं। तो जो आपने कमाया है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो कमीशन जो हमने कमाई है वो भी तो क्रेडिट ही करेंगे ना। तो जो हमने कमाई है जो हमारे हक की थी वो 5,000 से क्रेडिट, जो एडवांस है लाइबिलिटी नेचर है वो 5,000 से, वो भी होगा तो क्रेडिट ही। लिखने का तरीका है, ठीक है, लिखने का एक तरीका है, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है। अब जो करने वाले दोनों में से एक तुम लिख लो पक्का, तुम्हारे को तुम्हारे यूटीज में, इंटरनल्स में या लाइक जो हाफ ईयरलीज में देखने को मिलने ही वाली। अब मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बताता हूँ, वरना 1 मिनट में मैं समझा देता हूँ। तुमने नोटिस किया अगर हर जर्नल का ना मैं तुम्हें मीनिंग समझा रहा हूँ, वरना तो फटाफट हो जाएगा, ठीक है। तो मीनिंग ये सुनो भाई, मैं तुम्हें एक स्टोरी समझा रहा हूँ। जैसे एक ओनर है, उसने बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करा है, उस बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करा है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। ओनर ने 10 लाख रुपए लगाए, उसको हमने क्या बोला, कैपिटल बोला। जैसे अगर तुमने बैंक में 10 लाख रुपए जमा कराए तो एक ही बात है, ठीक है, अगर हम रिलेट करें उस चीज़ से कि तुम बैंक में पैसे जमा कराओ या ओनर बिजनेस में पैसे डाले, एक ही बात है, क्योंकि ओनर अलग है, बिजनेस अलग अलग है, ठीक है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से। तो अब यहाँ पे एक बात सुनो, जिस तरीके से तुम अगर बैंक में पैसा जमा कराओगे, ठीक है, जिस तरीके से तुम बैंक में पैसा जमा कराओगे तो बैंक तुम्हें उस पैसे पर क्या देगा, ब्याज देगा, इंटरेस्ट देगा। उसी तरीके से ओनर ने जो पैसा बैंक अपने बिजनेस में जमा कराया है, बिजनेस भी ओनर को क्या देता है, इंटरेस्ट देता है, ठीक है। तो अगर अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोला जाए तो ओनर ने जो पैसा जमा कराया या जो पैसा डाला बिजनेस में उसको बोलते हैं कैपिटल। तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बिजनेस के लिए ये पता है क्या है, ये इसका नेचर है एक्सपेंस, क्योंकि बिजनेस ओनर को दे रहा है तो बिजनेस के लिए ये चीज़ क्या है, खर्चा है, ठीक है। तो आपको पहली जो ट्रांजेक्शन दी मैंने कि अलाउ आईओसी, बिजनेस के लिए क्या है, ये एक खर्चा है। तो खर्चे के लिए क्या मैंने रूल बताया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। खर्चे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा, ये इंटरेस्ट मिल किसको रहा है, अगर आप ध्यान से देखो ये इंटरेस्ट मिल किसको रहा है, ओनर को मिल रहा है। तो ओनर का कौन सा अकाउंट है बिजनेस में, आर्टिफिशियल अकाउंट, ओनर का क्या है, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल बढ़ रही है, तो जब भी कैपिटल बढ़ती है तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। तो ये अमाउंट लिख देते हैं यहाँ पे, कॉपी पेस्ट, 5,000 रुपये, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ आया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री लेकिन याद करके चले जाना। जैसे जैसे तुम थोड़े से और मेच्योर होगे और अकाउंट्स प्रैक्टिस करोगे, 2 महीने 3 महीने 4 महीने में तुम्हें ये सारी बातें, सारे कॉन्सेप्ट तुम एब्जॉर्ब करने लग जाओगे। कभी कभी कहता हम जल्दी जल्दी में करते हैं, हमारे को पुराना इतना नहीं पता, और दूसरा क्या, तुम नए हो सब्जेक्ट से, तो हो सकता है उस वजह से हमें समझ में ना आए। तो कोई घबराने की बात नहीं, अगर ये दोनों एंट्रीज का मीनिंग आपको नहीं समझाया, कोई भी इसमें घबराने वाली बात नहीं है, आराम आराम से करो, बाद में समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये इसका रिवर्स है, मीनिंग में बाद में आता हूँ, पहले एंट्री समझ लो।
IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का उल्टा होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो जर्नल भी उल्टी करो, जर्नल उल्टी करो। जो क्रेडिट है उसको करेंगे डेबिट, जर्नल हम लोग उल्टी करने वाले हैं। तो जो क्रेडिट है उसको मैंने कर दिया डेबिट और जो डेबिट है उसको कर दिया क्रेडिट। तो मैंने यहाँ पर लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नहीं लिखना। अब ड्राइंग्स की बात कर रहे हैं तो बस ड्राइंग्स यहाँ पे ये चेंज कर देना, ठीक है। तो आपकी अमाउंट लिख देना यहाँ पे 4,000 रुपये, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो मीनिंग मैं बता देता हूँ यार, मीनिंग अगर समझ आए तो बढ़िया, नहीं समझ आए तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है देखो, ओनर क्या करता है, ओनर क्या करता है, बिजनेस में से ना पैसा निकालता है। तो इस चीज़ को बोलते हैं ड्राइंग्स, ठीक है। ओनर क्या करता है, बिजनेस में से पैसा निकालता है। यार जाहिर सी बात है, घर चलाने के लिए पैसा चाहिए ओनर को भी, तो वो कहाँ से पैसे निकालेगा, अपनी दुकान में से ही पैसे निकालेगा। तो उसने पैसा निकाला, तो बिजनेस को ना पैसों की कमी खलती है भाई। अगर ओनर बार बार पैसे निकाल लेगा तो बिजनेस को पैसों की कमी लगेगी। तो जिसको पैसे की कमी होती है ना, वो कहता है यार मैं तुम्हें ये फैसिलिटी दे रहा हूँ कि तुम जब मर्जी पैसा निकालते हो तो मुझे कुछ कॉम्पनसेट करो, ऐसा बिजनेस बोलता है ओनर से। तो ओनर क्या करता है कि बिजनेस को ना कॉम्पनसेट करता है कि भाई मैं बार बार ड्राइंग करता हूँ, तो ओनर कुछ पैसे बिजनेस को दे देता है। इसी चीज़ को बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, कि वो पैसा निकालने की बेसिकली फीस पे कर रहे हैं। तो बिजनेस के लिए क्या है, ये इनकम है, तो क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और दे कौन रहा है, ओनर दे रहा है। तो ओनर कहाँ से देगा, अपनी कैपिटल घटा के देगा, तो कैपिटल इसलिए डेबिट हो रही है, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो भी कोई इशू नहीं है, जर्नल करके जाना, पेपरों में आ जाती है। भाई वक्त आ गया बोनस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन भी पेपरों में बहुत ज़्यादा दिखता है, ओपनिंग एंट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको बैलेंस शीट गिवन हो सकती है और बैलेंस शीट को ना जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है, सिर्फ इतना काम करना है। मैं तुम्हें बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ। जितनी तुम्हें एसेट्स दिख रही है ना, एसेट्स, इन सबको मारो डेबिट, ठीक है। जितनी तुम्हें एसेट्स दिख रही है इन सबको मारो डेबिट, और जितनी तुम्हें लाइबिलिटीज दिख रही है इन सबको कर देना क्रेडिट, ठीक है। मतलब कितने सारे डेबिट दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 अकाउंट तुम्हारे डेबिट होंगे, 1 2 3 4 5 अकाउंट तुम्हारे क्रेडिट होंगे। जस्ट कॉपी पेस्ट मारना है, ठीक है। एक बार ये आंसर देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। आंसर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर दिया है। तो यहाँ पे देखो, डेट के कॉलम में डेट लिखना जिस दिन की तुम्हें बैलेंस शीट गिवन होगी। ओपनिंग एंट्री अप्रैल 1 की बनती है, याद रखना, मार्च की मत बना देना, हमेशा ओपनिंग एंट्री बनती है अप्रैल 1 को। सारी एसेट्स डेबिट, क्वेश्चन से फिगर्स देखनी है, क्वेश्चन से अमाउंट सब कुछ देखना है, ठीक है। जितनी लाइबिलिटी साइड पे आइटम्स ही सारी क्रेडिट करी है, क्वेश्चन से ही अमाउंट कॉपी पेस्ट करना है। नरेशन यहाँ पे याद कर लेना, यहाँ पे अपने आप बनाओगे मार्क्स कट जाएंगे। यहाँ की नरेशन क्या है, बैलेंसेस ऑफ एसेट्स लाइबिलिटीज एंड कैपिटल ब्रॉट फॉरवर्ड, ठीक है। इतनी आसान होती है ओपनिंग एंट्री करनी, क्वेश्चन से टेपना है। अच्छा, इसमें एक कैच है, कैच ये है, कभी कभी ना तुम्हें कैपिटल का अमाउंट नहीं देगा। तो अगर तुम्हें कैपिटल का अमाउंट नहीं देता, तो सपोज करते हैं कि लेट से तुम्हारे को यहाँ पे ये कैपिटल का अमाउंट नहीं पता, एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम्हें ये नहीं पता तो तुम कैसे निकालोगे, ठीक है। तो भी निकल जाएगा। और कई बार ये हो सकता है आपको पेपर में कैपिटल का अमाउंट खुद ही फाइंड आउट करना हो। कैसे निकालोगे, डेबिट साइड का टोटल करना, बड़ी साइड यही होगी, ऑब्वियस सी बात है, बड़ी साइड का टोटल करना, उसमें से ये चारों आइटम्स सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना। क्या कह रहा हूँ, बड़ी साइड का टोटल करना, ये चारों आइटम्स उसमें से माइनस कर देना, तो तुम्हारे पास वापस कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। वापस 1 लाख रुपए आ जाएंगे, ठीक है। तो एक यही कैश था। तो वीडियो डन है यार। 20 जर्नल एंट्रीज मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारे एग्जाम्स के लिए मैंने करा दी हैं। वीडियो पसंद आया तो यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चैनल की ग्रोथ होगी तो मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलेगी ऐसे ही और वीडियोस तुम लोगों के लिए बनाने के लिए, ठीक है। कोई भी डाउट आता है नीचे आप कमेंट्स में ज़रूर अपने डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टीएस ग्रेवाल सॉल्यूशंस वगैरह आ ही रहे हैं, तो टीएस ग्रेवाल भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन ज़रूर अच्छे से चेकआउट करना।